बाय बाय हो रही है उसकी अब। गुड बाय, थैंक यू, बाय बाय, टाटा। पहले कह रहे थे 400 पार, 400 पार, 400 पार, अब 150 पार नहीं बोल रहे। भाई और बहनों, लिख लो, आप सारे के सारे लिख लो, जून 4 के बाद नरेंद्र मोदी हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नहीं होंगे। क्या राहुल गांधी और प्रियंका गांधी मिलकर के नरेंद्र मोदी को वह जवाब दे पाएंगे? क्या अखिलेश यादव वह जवाब दे पाएंगे? क्या इंडिया गठबंधन वह जवाब दे पाएगा कि नरेंद्र मोदी लोकतंत्र का हत्यारा है, लोकतंत्र का लुटेरा है और महाभ्रष्ट है, और उसके भ्रष्टाचार के कारण इस देश के लोग मर रहे हैं, इस देश के लोग बेरोजगार हो रहे हैं, इस देश के लोग भुखमरे हो रहे हैं, और इस देश को भिखारी बनाकर सरकार के आगे गुलाम बनाकर खड़ा किया जा रहा है। जी हां, आज हालात यही है, इसलिए इस पर चर्चा करना। उदाहरण शुरू करता हूं। नरेंद्र मोदी की सबसे प्यारी मंत्री, जो हालांकि इंटरमीडिएट पढ़ी हुई थी लेकिन फर्जी अपने आप को ग्रेजुएट दिखाती हैं, शपथ पत्र देती हैं चुनाव आयोग। बहरहाल जब सच सामने आ जाता है तो वो अपना रैंक नीचे कर लेती हैं। अब वो इंटर पढ़ी हुई है, अब ग्रेजुएट नहीं लिखती, लेकिन चुनाव आयोग कोई कार्रवाई नहीं करता है। क्यों? क्योंकि वो मोदी की सबसे प्रिय स्मृति ईरानी जिस तरीके से बीफ बेचती हैं और न जाने क्या क्या करती हैं, वो नहीं करती। उनकी बेटी का रेस्टोरेंट है, उनके पति का रेस्टोरेंट, उसमें ये सब होता है। और दूसरी तरफ लोगों को कहती हैं गौ मांस खाने वाले, ये करने वाले। आप समझ सकते हैं उस स्मृति ईरानी पर कोई कार्रवाई कहीं से नहीं होती और उन्हें इस देश का शिक्षा मंत्री बना दिया जाता है। जिसकी अपनी शिक्षा फर्जी, वो शिक्षा मंत्री बन जाता है। और फिर रोहित वेमुला जैसे तमाम सारे लोगों को मौत के मुंह में जाना पड़ता है। यह एक सत्य है। चलिए इस सत्य से आगे बढ़ते हैं। अब उन्होंने अमेठी में क्या किया कि कांग्रेस पार्टी के चुनाव चूंकि उनके हाथ से निकल गया है, इसलिए वो कांग्रेस पार्टी के पूर्व एमएलसी दीपक सिंह के खिलाफ और एक इंटर कॉलेज के प्रिंसिपल साहब के खिलाफ अपने एक भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता से, संजय सेठ नाम है, उससे एक एफआईआर लिखवाते हैं कि वो खड़ा एक चाय की दुकान में चाय पी रहा था। अचानक वहां से दीपक सिंह निकले, उन्होंने गाड़ी रोकी, मुझे ललकारा और फिर मुझे जान से मारने की कोशिश की और ये किया, प्रिंसिपल साहब ने ये किया और जाने क्या क्या लिखता है। जो तहरीर पढ़ लीजिए तो आप खुद समझ जाएंगे कि कितना बनावटी तहरीर है। अपने आप में इस बात का सबूत है कि वो फर्जी है। इस तरह से कभी होती ही नहीं लड़ाई। तो उस पर 323, 504, 506, 325, 307 की एफआईआर दर्ज कर ली गई। कहीं किसी को गोली नहीं मारी गई, कहीं कुछ नहीं किया गया। आज जान से मारने की नियत से। साहब, जान से मारने की नियत तब होती है जब उस स्तर का बल प्रयोग हुआ। मैंने भी कानून पढ़ा है, इत्तेफाक से वकालत भी की है, इसलिए मुझे पता है। लेकिन साहब उस तरह से, और पुलिस तुरंत एफआईआर दर्ज करती है, तुरंत दीपक सिंह चुनौती देते हैं। स्मृति ईरानी जी, 5 साल तक आपने अहंकार दिखाया है, सत्ता का नशा दिखाया है, अमेठी के लोगों को कुचलने की कोशिश की है। मैं व्यक्तिगत दीपक सिंह के तौर पर अमेठी का निवासी हूं, इसी मिट्टी में जन्म लिया है और इसी मिट्टी में मैं दफन होऊंगा। एफआईआर से डर जाऊंगा कैसे सोच लिया आपने? आप चाहती हैं कि आपके गलत कामों की खिलाफ आवाज ना उठे, आपके अहंकार और अत्याचार पर लोग चुप रहें,
ये अमेठी के सम्मान और अमेठी की मिट्टी के खिलाफ है, जो मुझसे नहीं हो सकता, किसी अमेठी वासी से नहीं हो सकता। जो पीछे 5 साल भी अगर हमने कुछ बोला है तो आपके अहंकार और अत्याचार के खिलाफ बोला है, अमेठी के सम्मान के लिए बोला है। आज आपने जो एक एफआईआर गंभीर धारा में मेरे ऊपर, मेरे साथियों के ऊपर कराया है, ये डर जाएंगे इससे? आपने पहले भी एफआईआर कराए हैं, पहले भी नहीं डरे थे, आगे भी नहीं डरेंगे। हम राणा प्रताप के वंशज हैं, घास की रोटी खाएंगे, फिर भी अमेठी के सम्मान के लिए, अपने सम्मान के लिए हमेशा लड़ेंगे। ना कभी डरे हैं, ना किसी भी एफआईआर से डरेंगे। यह जज्बा होता है, यह टीम है, ये लड़ रहे हैं, आज से नहीं लड़ रहे हैं, सालों से लड़ रहे हैं। तो यह एक सत्य होता है और उस सत्य के साथ खड़े होने की बात होती है। और जब सत्य के साथ खड़े होने की बात होती है तब कौन दिखता है? तब राहुल गांधी दिखते हैं, जो सत्य की लड़ाई लड़ रहे हैं, देश की लड़ाई लड़ रहे हैं, देश के संविधान की लड़ाई लड़ रहे हैं, देशवासियों को बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं, उनके भविष्य के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। यह होता है। चूंकि आज मतदान हो रहा था, तो मतदान के दौरान अखिलेश यादव न जीते, इसके लिए कैसे वहां का प्रत्याशी का भाई लोगों के साथ में जाके उन्हें धमकाता है, क्या क्या कर रहा है। आप सोचिए, कैसे लोगों को पुलिस वोट नहीं डालने दे रही, कैसे रास्ते रोके हुए हैं और तमाम तरह से परेशान किया जा रहा है। वो सब कुछ सामने आ जाता है, उसके वीडियो सामने आ जाता है। लेकिन चुनाव आयोग तो हमारे देश का गांधारी बन चुका है। धृतराष्ट्र नहीं कहूंगा, धृतराष्ट्र तो जन्म से अंधे। हमारा चुनाव आयोग जन्म से अंधा नहीं है। वो वैसे है जैसे धृतराष्ट्र के कारण आंख में पट्टी बांध दी थी किसने? गांधारी ने, जो उनकी पत्नी थी। वैसे ही चुनाव आयोग ने मोदी के लिए पट्टी बांध ली है। यह मोदी को तो दिखता ही नहीं है, तो आप समझ लीजिए। इसके बाद इसी तरीके से लखीमपुर खीरी में होता है, कानपुर में होता है, तमाम जगह इस तरह की घटनाएं होती हैं। यहाँ पर बेईमानी हो रही है। क्या नाम है? बीजेपी के तो वोट नहीं डालने दे रहे हैं। वोट बिल्कुल भी नहीं डालने दे रहे हैं। और जिस तरह की घटनाएं सामने आती हैं, उनसे यह लगता है कि ये कौन सा चुनाव हो रहा है, क्या हो रहा है, कैसे धमकाया जा रहा है। ग्राम प्रधानों को धमकाया जा रहा है, कहीं किसी और को धमकाया जा रहा है कि नहीं, तुम्हें हम ये नहीं करने देंगे। इससे समझा जा सकता है कि कौन सा खेल चल रहा है और क्यों चल रहा है। जब यह खेल चल रहे हो, लोकतंत्र की यूं हत्या की जा रही हो, और एक जगह नहीं, कोई भी राज्य हो जहां मतदान हो रहा है, वहां यह खेल किया जा रहा है, तब आप समझ सकते हैं कि भाजपा, नरेंद्र मोदी कितने डरे हुए और उस डर के कारण क्या साजिश रच रहे हैं, कैसे संवैधानिक संस्थाओं को गुलाम बना लिया गया। उसका नतीजा है अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री थे, उन्हें जमानत दे देता है सुप्रीम कोर्ट, इसी आधार पर कि चुनाव का प्रचार करें। लेकिन हेमंत सोरेन को नहीं देता है, वहां चुनाव खत्म होने की स्थिति पे आ गया। उनके वकील से कहता है 20 तारीख को सुनेंगे, 20 को मतदान है। उनका 20 जब वोट पड़ जाएंगे तब आप क्या सुनेंगे? तो उनका अच्छा 17 को सुनेंगे। आज हम बात कर रहे हैं 13 तारीख, 17 को सुनेंगे। क्यों 17 को सुनेंगे भाई? 14 को सुनिए, 15 को फैसला कर लीजिए। नहीं, 17 को सुनेंगे। आप सोचिए, 17 को सुनेंगे, उनको नहीं देंगे, वो भी तो मुख्यमंत्री थे, वो उन्हें भी तो अपने पार्टी के प्रमुख हैं, उन्हें भी तो प्रचार करना है। लेकिन नहीं, क्यों? क्योंकि मकसद यहां दूसरा है। उनको वो आदिवासी मुख्यमंत्री है, आदिवासियों के बीच जाएंगे, आदिवासियों का प्रेम झलकेगा तो मोदी की बहुत सारी सीटें हार जाएंगी। अरविंद केजरीवाल से इतना बड़ा फर्क नहीं पड़ेगा, उल्टा फायदा होगा। वो जितना स्ट्रांगली लड़ेंगे, पंजाब में कांग्रेस को हराएंगे। इसलिए
यह तरीका है। बहरहाल इसके अलावा आप यदि देखें तो जब शिकायतें की जा रही चुनाव आयोग से, पुलिस से, तो सुनती नहीं है, वह उल्टा भाजपा के लोगों की मदद कर, उनके लिए काम कर। आप इसका एक उदाहरण दें कि हैदराबाद में भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी बूथ के अंदर जाकर के, जहां वोट पड़ रहा है वहां पर जाकर के जो मतदाता हैं उनके हिजाब हटा के उनके वोटर आईडी चेक कर रही है, उनके आधार कार्ड चेक कर रही है और उनका चेहरे से मिला। क्या यह उसकी ड्यूटी लगाई गई है या क्या उसको यह अधिकार है? यदि कोई समस्या है तो इसकी शिकायत करें। तो इस तरह करते हैं, लेकिन कहिए अच्छा है वहां कांग्रेस की सरकार है, कांग्रेस पार्टी ने उस शिकायत पर एफआईआर दर्ज कर, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के राज्यों में तो ये नहीं हो रहा है। कागज मैंने दिखाए तो मुझसे पहले यही कह दिया गया कि आप जाइए, अच्छा यही होगा। तो फिर मैंने अनुनय विनय की तो उन्होंने मुझसे कागज ले लिए, फार्म ले लिया और आधार कार्ड ले लिया और फोटो ले लिया और कह दिया आप तुम जाइए, 12 बजे के बाद आना। बोले 12 बजे के बाद पड़ ही जाएंगे वोट, फिर कौन जाएगा मेरे गांव का? कितने वोट हैं आपके गाँव के? 350 वोट होंगे। कुछ नहीं, कोई बिल्कुल सुई पटक सन्नाटा छा जाता है, न मीडिया चर्चा करता है न कोई और चर्चा करता है। तो आप सोचिए आप क्या हो रहा है, इस तरह की दशा है। रायबरेली में कैसे विघ्न डाले जाएं, बाधाएं डाली जाएं, उसके लिए वहां इंटरनेट का कनेक्शन नहीं दिया जा रहा है, कहीं कुछ नहीं किया जा रहा है। क्यों भाई? पैसा वो दे रहे हैं जो नियम के तहत दीजिए। इसलिए क्योंकि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी एक साथ आएंगे तो बिल्कुल तस्वीर बदल जाएगी, और आज तस्वीर बदलते दिखाई दी जब राहुल गांधी और प्रियंका गांधी एक साथ रायबरेली में तमाम जगह आए। राहुल गांधी पहली बार आए और जब वो संबोधित करते हैं, वो बताते हैं। आपको मैं एक घर की बात बताता हूं, आप मेरे परिवार हो। रायबरेली के साथ हमारा रिश्ता 100 साल से ज्यादा लंबा है। प्रियंका के मेरे परदादा जवाहरलाल नेहरू ने अपना राजनीतिक जीवन रायबरेली के खेतों में किसानों के साथ, मजदूरों के साथ किया था। माँ वो होती है जो रास्ता दिखाती है और जो रक्षा करती है। आपने मुझे रास्ता दिखाया, आपने मेरी रक्षा की, मगर इंदिरा गांधी जी ने भी मुझे रास्ता दिखाया, मेरी रक्षा की। मेरी दोनों माताओं की ये कर्मभूमि है, इसीलिए मैं यहाँ रायबरेली से चुनाव लड़ने आया हूँ। कि कैसे इस देश के संविधान को खत्म करने की कोशिश हो रही, संविधान की कॉपी लेकर वो आपको हक देने की बात करते हैं और इतना कॉन्फिडेंट हैं जीत को लेके कि उन्होंने कह दिया जुलाई 2024 को महिलाओं के खाते में 8,500 रुपए आ जाएंगे। अब आप समझ लीजिए, इतना कॉन्फिडेंट तभी होगा जब वो जानता है कि वो इस ढंग से चुनाव लड़ रहा है। क्यों है? क्योंकि उसमें दरिया दिली भी है, इंसानियत भी है। क्योंकि वो राहुल गांधी, वही राहुल गांधी जिसके परिवार का 100 साल से भी अधिक पुराना नाता है रायबरेली से, जहां किसानों की पहली हिंदुस्तान की लड़ाई वहां से लड़ी गई थी अंग्रेजों के खिलाफ, और वह लड़ाई लड़ने उनके परदादा के पिता ने उनके परदादा पंडित जवाहरलाल नेहरू को भेजा था। तब उन्होंने रायबरेली के खेतों से लड़ाई शुरू की थी। उस लड़ाई को शुरू किया था जिसको आकर के पासी महाराज ने शुरू किया। उस लड़ाई में वो पंडित उस पासी के साथ लड़ रहा था। आप उस रिश्ते को समझिए, जब तमाम छुआछूत होते थे वो साथ खड़ा था, लड़ रहा था, और उसी लड़ाई का असर हुआ कि किसानों को तमाम हक देने पड़े, और उसके बाद से लगातार रायबरेली को हक देने के लिए हर काम किया। प्रियंका गांधी ने गिनाया कि रायबरेली के लिए क्या क्या किया है कांग्रेस ने। जी से पूछना चाहती हूँ
भाजपा ने रायबरेली के लिए क्या किया है, क्योंकि कांग्रेस ने गंगा ब्रिज, रेल कोच फैक्ट्री, रेल व्हील फैक्ट्री, एम्स, निफ्ट, एफडीडीआई, रेल लाइन डबलिंग ट्रैक और इलेक्ट्रिफिकेशन, 4 लेन फ्रॉम लखनऊ टू रायबरेली, रिंग रोड, 5 नेशनल हाईवे, मोटर ड्राइविंग स्कूल की शुरुआत की, इन्होंने बंद की। स्पाइस पार्क की शुरुआत हमने की, इन्होंने बंद किया। इंजीनियरिंग कॉलेज, कोविड के समय 3 करोड़ की MPLAD से मदद, 8 फ्लाईओवर, रेलवे वॉशिंग लाइन, मॉडिफिकेशन ऑफ रेलवे स्टेशंस, 10 रेलवे अंडरपास, रोड कंस्ट्रक्शन बाय सेंट्रल रोड फंड, रायबरेली टू डलमाऊ, रायबरेली टू लांचगंज, रायबरेली टू सेमरी। उन्होंने क्या किया रायबरेली के लिए? जो किया है क्या किसी और ने किया है? तो राहुल गांधी ने कहा युवाओं को जो बेरोजगार आज घूम रहे हैं उनको रोजगार कैसे दिया जाए, इस पर फोकस होना चाहिए। नाली की गैस से पकौड़े बनाने का काम नहीं कराना है, हमें उन्हें योग्य बनाना है और उनको अपनी मेहनत के बल पर कमाना है। यह था। हिल गई भारतीय जनता पार्टी, हिल गए मोदी। वो लेकिन इस वक्त में क्या कर रहे हैं? इस वक्त में वो खेल कर रहे हैं कारपोरेट का, कि कारपोरेट में किस तरीके से शेयर बाजार को गिरवाया जाता है और अचानक 3 फेज के चुनाव में शेयर बाजार को धड़ाम से गिराया गया। 20 लाख करोड़ रुपए का इस देश के लोगों को नुकसान हो गया और पूंजीपतियों ने उस पर फायदा कमा लिया। और अब पूंजीपतियों को डबल फायदा कराने के लिए तुरंत एक बयान देते हैं अमित शाह कि 4 तारीख के पहले शेयर खरीद लीजिए, 4 तारीख के बाद में वो न जाने क्या हो जाए। और एकदम से शेयर मार्केट ऊंचा जाता है और वही शेयर जो उन्होंने सस्ते में बेचे थे सामान्य निवेशकों ने, वो पूंजीपतियों ने उठा लिए और एकदम से मुनाफा कमा लिया। अब आप समझिए, उन्होंने ही खरीदे, उन्होंने ही बेचे, उन्होंने ही ये किया, तो डबल कमाई बगैर चवन्नी लगाए एक दिन में। यह खेल कराते तो आम लोगों का 20 लाख करोड़ का नुकसान हुआ। यह है स्थिति, यह देश बना दिया है इन्होंने। इसीलिए राहुल गांधी कहते हैं यह सरकार अदानी अंबानी की सरकार है, आपकी नहीं है, और नरेंद्र मोदी उनका नौकर है। कितने टेम्पो लगे ये भी बता दीजिए। ये आप इंक्वायरी कब शुरू कर रहे हैं? आपने कहा था कि काला धन दे रहे हैं अदानी अंबानी, 4-5 दिन पहले कहा जरा इंक्वायरी शुरू कीजिए, सीबीआई भेजिए, ईडी भेजिए। इस वीडियो लीजिए टेम्पो का, इसका टेम्पो वाले एयरपोर्ट का। So 7 airports like this for 50 years they handed over, just like that, billions of dollars. I was wondering how many tempos it required to do this thing at such a tempo. I mean, these are questions the Prime Minister of India has got to answer. And jaldi karaiye na inquiry. Look up there. Look up there. Adani Defence and Aerospace helping build a secure nation. Also getting airports for free. You're at it. ये एयरपोर्ट्स का भी पता लगाइए, आकाशा एयरलाइंस का भी पता लगा लीजिए ये है किसका। इंक्वायरी इसकी भी कर लीजिए प्लीज। थैंक यू। बिल्कुल वो दिखाई दे रहा है। इसके बाद जिस तरीके से इन्होंने खेल किए, सारे किए, आप समझ सकते हैं चुनाव प्रक्रिया से लेके हर चीज को बिगाड़ा है। इसलिए जनता खड़ी हो रही है, जनता लड़ रही है और यह हमें देखने को मिलता है। आईआईटी के रिटायर्ड प्रोफेसर हैं वीके त्रिपाठी साहब, वो खड़े हो जाते हैं जनता के साथ।
की हड्डी भगवान ने हमें इसलिए दी ताकि हम खड़े होकर चल सके, सर ऊंचा करके चल सके। लेकिन पढ़े लिखे लोग इसमें झुक गए, डर के मारे या लालच के मारे। वो जा करके एक एक जगह पर्चा बांट के गाकर और करके, सोचिए बुजुर्ग आदमी वो 85 साल का, वो जाकर के ये कर रहा है। और जिस जनता की लड़ाई राहुल गांधी लड़ रहे हैं वो घर में सोई हुई है, एयर कंडीशन में सोई हुई है। जनता की लड़ाई जब भी लड़ी गई जनता ने नहीं लड़ी। नेता सिर्फ दिशा निर्देशन देते हैं, साथ में खड़े होते हैं, उनका संबोधन देते हैं, आवाज बनते हैं। राहुल गांधी आपकी आवाज बन रहे हैं तो अब निकलना तो आपको पड़ेगा। यदि आप नहीं निकलेंगे तो ये लड़ाई हारी जाएगी। ईवीएम में गड़बड़ ना हो, चुनाव प्रक्रिया में गड़बड़ ना हो, जो हो रहा है खेल वो ना हो, इसे रोकना आपकी जिम्मेदारी है। इसके लिए लड़ना आपकी जिम्मेदारी है। आप ढाल बन के खड़े हो गए तो कोई माई के लाल की औकात नहीं जो इसको छीन सके। इसलिए भी जरूरी है कि भविष्य बचाना है इस देश का, देश के लोगों का। नहीं तो मोदी जैसे लोग देश को पूंजीपतियों को सौंप करके आपको गुलाम बना देंगे। यही तो कर रहे हैं, नफरत में झोंक कर अपने लिए वोट बैंक तैयार कर रहे हैं। आपसे जय श्री राम बुलवा करके अपने लिए जय श्री राम को बेच रहे हैं। जब यह खेल कर रहे हो, धर्म का नुकसान कर रहे हो और आप धर्म के नाम पर पागल हुए, सच नहीं देख, तब आप नुकसान में आते हैं। आज वही होगा। एक तरफ जननायक खड़ा है जो लोगों के लिए अच्छे से अच्छा करता है लेकिन कभी बताता नहीं। उदाहरण देखिए, आज ही रायबरेली में एक खेत के पास में एक किसान गिर गया था, चोट लगी थी, खून बह रहा था। राहुल गांधी ने देखा, गाड़ी रुकवाई, तुरंत अपनी गाड़ी उसको दी और कहा इसको हॉस्पिटल ले जाओ, इलाज कराओ, सारा पैसा लगाओ। लेकिन कहा नहीं, वीडियो नहीं रिलीज करना है, वीडियो नहीं डालना है, यह इसका अपमान होगा। क्योंकि मदद की तरह होनी चाहिए। हमने देखा है निर्भया के भाई को किस तरीके से राहुल गांधी ने पढ़ा लिखा के पायलट बना करके नौकरी दिला के न जाने क्या क्या किया, कभी नहीं बताया। एक वक्त आया तो उसकी मां ने बताया कि राहुल जी ने हमारे लिए ये किया है, इतनी मदद करी है। निर्भया केस हुआ, मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे, वो वहां भी गए, संसद में भी बहस हुई, सब कुछ हुआ। हमारा प्रधानमंत्री आज तक क्या मणिपुर पे बहस किया है? किस पे बहस किया ही नहीं, डरदा हुआ है। उधर आप देखिए, सोनिया जी गई थी, उससे मिली, उसे विदेश इलाज के लिए भिजवाया और न जाने क्या क्या। आप याद करिए, संसद में राहुल गांधी ने भाषण दिया था, कलावती का नाम लिया था। कलावती के लिए जो किया, इतना किया, मकान बनवाया, जमीन खरीदवाई और चीज करी, उनके बच्चों की शादी करी, नौकरियां लगवाई, जाने क्या करने के बाद भी कभी नहीं बताया। ये तो धन्यवाद है अमित शाह और नरेंद्र मोदी का कि उन्होंने संसद में कलावती का नाम लेकर के जब टीका टिप्पणी करी तो कहीं बीबीसी की टीम वहां पहुंच गई, उसने दिखाया कि राहुल गांधी ने उनके लिए क्या किया। राहुल गांधी ने तो कभी नहीं बताया। उसके औरत ने कहा कि भाऊ ने कहा था किसी को नहीं बताने की जरूरत है, और ऐसे ऐसे आकर के वो पैसे से सबसे मदद करते रहे। आज सोचिए, यह होता है। राहुल गांधी के बंगले में 30 अनाथ बच्चे पलते थे। नुकसान राहुल गांधी का नहीं हुआ, नुकसान उन बच्चों का हुआ।
तो यह होता है मानवता। इसलिए राहुल गांधी दयालुता की भी मूर्ति है, दरिया दिली की भी मूर्ति है और जन नेता है, क्योंकि वो सबके लिए सोचते हैं। लेकिन दूसरी तरफ एक खलनायक है जो इस देश में कोविड के टीके के नाम पर चंदा लेता है, उसे बिकवाता है, जो जहर बन जाता है लोगों के जीवन में। वो शख्स गौ मांस बेचने वालों से चंदा लेता है और गौ मांस बेचने की अनुमति देता है। वो शख्स तमाम भ्रष्टाचारियों से पैसा लेता है, तमाम सारे कुकर्म करने वालों से पैसा लेता है, नकली दवाएं बेचने वालों से पैसा लेता है और इस देश के लोगों को मौत के मुंह में ढकेल देता है। तो फैसला आपको करना है, आपको किसके साथ खड़ा हो, उस जननायक के साथ जो आपके लिए लड़ रहा है, पैदल पैदल चल रहा है, या उस खलनायक के साथ जो सिर्फ अपने लिए जीता है, अपने लिए रोड शो करता है, अपने लिए ड्रामे करता है और अपने लिए लाखों के कपड़े पहनता है और बताता है मैं गरीब का बेटा हूं। फैसला आप कीजिए। जय